हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का ब्लॉग मुझे किसी ने मैसेज किया था कि AIP के बारे में बताओ, विच इज़ एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसके बारे में वीडियो बनाते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम है जिसमें आइल्स भी बहुत कम चाहिए और जिसमें फंड्स भी बहुत कम शो करने होते हैं और बहुत ही इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस भी नहीं है। जितना इसका प्रोसेसिंग टाइम है उतना तो हमें यहाँ पे कनाडा में भी आजकल लोगों को उससे ज़्यादा ही टाइम लग रहा है PR लेने में। तो इसलिए ये बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि AIP जो है वो है क्या। बेसिकली इट्स एन एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। पहले इसका नाम होता था AIPP, जो कि एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम होता था। ये एक टेम्पररी प्रोग्राम था। 31 दिसंबर 2021 में ख़त्म हो चुका था क्योंकि इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला था, गवर्नमेंट को बहुत अच्छा चला था ये प्रोग्राम। तो उन्होंने दोबारा रीलॉन्च कर दिया था फिर इसको। तो दोबारा ये 6 मार्च 2022 को पिछले साल रीलॉन्च हुआ था। तब से ये अब परमानेंट हो चुका है। अब ये ऐसे ही रहने वाला है। पहले ये टेम्पररी था, अब ये परमानेंट हो चुका है। इसलिए पहले इसका नाम AIPP था, अब इसका नाम AIP है, जो कि अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है। तो AIP है क्या? AIP एक एम्प्लॉयर सेल्फ ड्रिवन एटलांटिक प्रोग्राम है जिसमें 4 प्रोविंसेस आती हैं। नंबर 1 नोवा स्कॉशिया, नंबर 2 प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नंबर 3 न्यू ब्रंसविक, नंबर 4 न्यूफाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। तो ये 4 प्रोविंसेस इसके अंडर आती हैं। तो वो आप सोच रहे होंगे कि ओके, ये तो पता चल गया कि ये एक सेल्फ ड्रिवन प्रोग्राम है, बट है क्या? तो इसमें क्या होता है कि जो एटलांटिक, ये जो मैंने 4 प्रोविंसेस आपको बताई हैं, ये जो 4 प्रोविंसेस हैं, यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं, जहाँ मतलब इन चारों प्रोविंसेस में जो एम्प्लॉयर्स हैं, अगर उनको काम के लिए स्किल्ड, हाईली एजुकेटेड स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, तो अगर उनको वो लोकली नहीं मिल रहे हैं तो वो ओवरसीज उनको ग्लोबली हायर करते हैं इस प्रोग्राम के अंडर। तो उनको उस प्रोग्राम के अंडर जब वो हायर करते हैं, जॉब देते हैं, तब वो उनको वर्क परमिट भी मिल सकता है और उनको PR भी मिलती है इस प्रोग्राम में। तो इस प्रोग्राम का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी बहुत कम है, सिर्फ 1 साल का प्रोसेसिंग टाइम है। जी हाँ, मैं कम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भी जो कनेडियन मतलब कनाडा में रह रहे हैं ऑलरेडी, उन्होंने भी, जिन्होंने फाइल्स अपनी लगा रखी हैं PR में, 1.5 साल में उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि बहुत ही मतलब फास्ट प्रोसेस है। तो इसलिए ये कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। 12 मंथ्स इज अ ग्रेट टाइम, प्रोसेसिंग टाइम। अब नंबर 2 पे फीस की बात करते हैं। तो इसकी फीस क्या है? फीस इसकी नॉर्मल $1325 इसकी फीस है। इससे वो PR की फीस उसमें आपकी इंक्लूडेड होती है। $1300 मैंने खुद भरी है अपनी PR की फीस। तो $1300 तो वैसे भी आपको देनी ही होती है, आज नहीं तो कल, जब भी आप किसी भी बेसिस पे कनाडा आते हो, जब भी आपने अपनी PR अप्लाई करनी है, तो वो फीस, आपकी जो PR की फीस होती है, वो तो लगनी ही लगनी है। तो उसके अलावा इसके कोई और पैसे ही नहीं है। 1325 इसकी जो है फीस है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, ये पता चल गया कौन कौन क्या क्या चीजें हैं इसमें। अब नंबर 2 पे बात करते हैं, अप्लाई कौन कर सकता है। अप्लाई कौन कर सकता है, इसमें बात आती है, एक तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिन्होंने इन 4 प्रोविंसेस में से किसी भी प्रोविंस में स्टडी करी है, वो इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए इस अटलांटिक पायलट एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में। वो पहले इसका नाम पायलट प्रोग्राम होता था, तो वही दिमाग में चढ़ा हुआ है। तो एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर जो जिन्होंने यहाँ पे स्टडी करी, एक तो वो एलिजिबल है। नंबर 2 पे ओनली स्किल्ड क्वालिफाइड हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। वो इंटरनेशनली, ग्लोबली आप कहीं पे भी हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास स्किल्स हैं। इसलिए मैं हर वीडियो में, मोस्टली आपने सुना ही होगा कि स्किल्ड जॉब्स की यहाँ पे मतलब स्किल्ड लोगों की यहाँ पे ज़रूरत है। स्किल कोई भी हो सकता है, स्किल कुक भी हो सकते हो, मतलब शेफ जिसको बोलते हैं वो हो सकते हो। एनी टाइप ऑफ स्किल अगर आपके पास है, अगर उस चीज़ की कनाडा में ज़रूरत है, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, और भी बहुत सारे IT जॉब्स, सेल्स प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट वगैरह वगैरह, बहुत सारे और भी हैं जो स्किल, इन सबको स्किल मतलब ही बोला जाता है। अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं तो स्टिल आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब ये भी पता चल गया कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। जिनका मैंने नाम नहीं लिया वो
चेक कर सकते हैं जॉब्स पे। मैं लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके दे दूंगी। आप अटलांटिक की चारों प्रोविंसेस में जाके चेक करो कि वहाँ पे कौन कौन सी जॉबें जो है कौन कौन सी निकली हुई है। क्या आपके पास उस चीज़ की स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, तो आप स्टिल अप्लाई कर सकते हो। आपका जो एम्प्लॉयर है वो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर होना चाहिए, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स की मैं लिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसमें चेक कर सकते हो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स कौन से हैं। अगर आप लेट्स से आपको लगता है कि आपको डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर के पास जो है जॉब नहीं मिल रही है, आपको किसी और एम्प्लॉयर के पास जॉब मिली हुई है, तो आप उनसे पूछ सकते हो। वंस यू गेट अ जॉब, आस्क देम कि क्या वो डेजिग्नेटेड बनना चाहते हैं कि मुझे अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में जो है अप्लाई करना है, कि क्या आप डेजिग्नेटेड बनना चाहते हो। तो क्या कई बार वो हाँ कर देते हैं, तो सिंपल प्रोसेस होता है, वो खुद अप्लाई कर लेंगे एंड देन दे कैन बिकम अ डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर। अब नंबर 3 पे बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। रिक्वायरमेंट्स क्या है इस प्रोग्राम की? एक तो वर्क एक्सपीरियंस की बात करेंगे सबसे पहले। तो वर्क एक्सपीरियंस में क्या है कि अगर आपने लेट्स से जैसे मैंने पहले बताया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिन्होंने इन 4 प्रोविंसेस में स्टडी करी है वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए। तो अगर आप उनमें से कोई हो जिन्होंने स्टडी करी है, तो आपको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको उन चारों में से जहाँ पे भी आपने स्टडी करी है उस प्रोविंस में आप कॉन्टिन्यूसली 16 मंथ्स रहे होने चाहिए वहाँ पे, बिफोर यू फिनिश योर डिप्लोमा और प्रोग्राम। और हाँ, आपका डिप्लोमा जो है वो 2 साल का होना चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए। लेट्स से आज आपकी स्टडी अभी मार्च चल रहा है, मार्च में आपकी स्टडी शुरू हुई है, तो मार्च से लेके 16 महीने कॉन्टिन्यूसली, मतलब जो अगर आप उस प्रिंस से आउट गए हो तो वो निकालते हैं कॉन्टिन्यूसली 16 मंथ्स आप वहां पे रहे होने चाहिए बिफोर यू फिनिश योर डिप्लोमा, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस प्रोग्राम। तो वर्क एक्सपीरियंस ये तो हो गया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं जो वर्क परमिट पे है। अब जो कनाडा में नहीं है ऑलरेडी, वो सोच रहे होंगे कि हम तो कनाडा में है ही नहीं, तो हमारा इसमें क्या रोल है, हम कैसे, मतलब हमारा एक्सपीरियंस। तो अगर आपका लेट्स से अगर आपके पास कहीं से भी एक्सपीरियंस है, डजेंट मैटर कनाडा से हो चाहे वो कहीं से भी हो ग्लोबली, तो आपका जो है चाहे वो फुल टाइम जॉब थी चाहे वो पार्ट टाइम जॉब थी, आपके जो है 1560 आवर्स जो है कंप्लीट होने चाहिए। चाहे वो फुल टाइम जॉब से करो चाहे वो पार्ट टाइम, चाहे वो एनीवेयर ग्लोबली कहीं से भी किए हो, स्किल्ड जॉब में जो भी मतलब जॉब आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, और जो सिमिलर जो जॉब यहाँ पे अप्लाई करी वो सिमिलर जॉब, मतलब उसी फील्ड में जॉब वो आपने जहाँ से भी करी है उसमें ही एक्सपीरियंस वो होना चाहिए आपका। तो अब ये हो गया। अब नंबर 4 पे बात आती है एजुकेशन की, कि एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो एजुकेशन में क्या है कि लेट्स से अगर तो आपको जो है जॉब मिली है नॉक ओ और ए में। नॉक ओ और ए मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताई है क्या होती है, उसके अभी लिंक मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें चेक कर लेना उसमें कौन कौन सी जॉब्स आती हैं। तो अगर तो आपको जॉब मिली है नॉक ओ या ए में, देन आपकी जो एजुकेशन है पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन 1 ईयर का कोर्स होना चाहिए, मतलब डिप्लोमा हुआ होना चाहिए आपके पास। और आप अगर आपने आउटसाइड कनाडा में स्टडी करी है तो उसकी इक्विवेलेंसी आपको करवानी पड़ेगी, वेस्ट करवानी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें कि अगर आपके पास बी या सी में नॉक में जॉब है, तो आपको आपका जो हाई स्कूल है वो भी चल जाएगा, उसके लिए आपको कोई डिप्लोमा कुछ चाहिए, ऐसी जरूरत नहीं है। ये तो होगी एजुकेशन की तरफ से बात। अब हम बात करते हैं आइल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, वो भी एजुकेशन में ही आता है। आइल्स में क्या होता है कि इस प्रोग्राम में आइल्स में अगर आपको सब कुछ जॉब के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी जॉब अगेन अगर 0A या बी नॉक में आती है, तो आपको जो आइल्स है वो CLB 5 चाहिए। बहुत बड़ा नंबर नहीं है, इजीली हर कोई ले लेता है CLB 5। तो ये स्क्रीनशॉट देख लो CLB 5 का मतलब क्या होता है। और अगर आपको नॉक जो सी में जॉब मिलती है तो आपको CLB ओनली 4 चाहिए, वो और भी इजी है। तो आइल्स की तो बिल्कुल नाम मात्र की जो है रिक्वायरमेंट है, तो बहुत इजी है उसको लेना। एजुकेशन की भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस भी कुछ है नहीं इतना खास। और अब आगे बढ़ते हैं सेटलमेंट फंड्स के साथ। तो अब बात आ गई सेटलमेंट फंड्स की, कि अगर ओके बाकी सब कुछ तो ठीक है, इसका मतलब इसमें ज़्यादा फंड्स चाहिए होंगे।
नहीं, इसमें कोई फंड्स भी इतने ज़्यादा नहीं चाहिए। जिन्होंने तो जैसे मैंने बताया कि जिन्होंने तो यहाँ पे स्टडी करी है इन 4 प्रोविंसेस में कनाडा में, उनको तो फंड्स कुछ भी फंड्स शो करने की ज़रूरत नहीं है। और अब बात आती है उनकी जिन्होंने आउट ऑफ कनाडा से अप्लाई करना है इस प्रोग्राम के अंडर। अगर आपने आउट ऑफ कनाडा से इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करना है तो आपको भी बहुत मिनिमल जो है फंड शो करने पड़ते हैं। अगर आप एक ही लाइक ओनली फॉर 1 पर्सन अप्लाई कर रहे हो, लेट्स से अगर मैं आउटसाइड कनाडा होती, मैंने सिर्फ अपना अप्लाई करना है, तो मुझे 3,300 कुछ डॉलर चाहिए। वो मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी स्क्रीन के फोन की स्क्रीन के ऊपर कि कितने फंड चाहिए। अगर आपके जैसे फैमिली मेंबर बढ़ते जाते हैं तो पैसे बढ़ते जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है जॉब की रिक्वायरमेंट्स की, जो आपको जॉब अप्लाई करनी है यहाँ पे, क्योंकि ये सब कुछ जॉब का ही मसला है। जॉब के ही बेसिस मतलब आपको सब कुछ जो है वो मिल रहा है, ठीक है। पीआर जो है जॉब की बेसिस पे ही मिल रही है। तो जॉब की क्या कंडीशंस है, जो रिक्वायरमेंट्स है जॉब का, एक तो है कि आपकी फुल टाइम परमानेंट जॉब होनी चाहिए। जो भी आपको जॉब मिले, पार्ट टाइम जॉब नहीं चलेगी इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। एक तो फुल टाइम जॉब होनी चाहिए आपकी, और दूसरा है कि उस जॉब पे मतलब जो आपको जॉब लेटर आएगी उस पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए कि इनको जॉब ऑफर हम इतनी डेट से इतनी डेट तक दे रहे हैं। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं होनी चाहिए कि आपकी जॉब सिर्फ इतनी देर तक है, ठीक है। सिर्फ ओपन जॉब ऑफर होनी चाहिए परमानेंट फुल टाइम। तो ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। अब एक अलग और एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें चाहिए होती है बिफोर यू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी अंडर द अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, जो कि है सेटलमेंट प्लान। पहले हमने सेटलमेंट फंड्स की बात करी थी, अब बात आती है सेटलमेंट प्लान की, ठीक है। तो सेटलमेंट प्लान क्या होता है? तो सेटलमेंट प्लान जो होता है प्रोवाइड्स यू यूजफुल रिसोर्सेज एंड कॉन्टेक्ट्स, जिससे आपको जो है जो इंटीग्रेट करता है आपको टू गेट हेल्प इन द न्यू कम्युनिटी, ठीक है। क्योंकि आप नए आते हो, आपको हेल्प चाहिए होती है, तो ये एक प्लान होता है जिससे आपकी हेल्प हो जाती है जब आप नई कम्युनिटी में नए होते हो किसी मतलब इन प्रोविंसेस में। तो ये प्लान आपको और आपकी फैमिली को हेल्प करेगा। अगर आप अपनी फैमिली का भी इसके अंडर अप्लाई कर रहे हो, लेट्स से वाइफ अप्लाई कर रही है अपने हस्बैंड का और बच्चों का, इसके अंडर वाइफ को जॉब मिली है या हस्बैंड को जॉब मिली है, वो अपनी वाइफ अपने बच्चों का अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें आपकी फीस भी चेंज होगी। ये जो मैं सब कुछ आपको बता रही हूँ वो सिर्फ 1 पर्सन के लिए बता रही हूँ, बाकी अगर बढ़ते जाएंगे तो सारी चीजें बढ़ती रहती है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट स्टिल यू गोना हैव टू पे फॉर द डिफरेंस, जो जितने भी लोग ऐड ऑन होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर 2 हैं तो डबल हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा अलग अमाउंट होता है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कितना होता है कितना नहीं होता है। तो ये सेटलमेंट प्लान आपको आपकी फैमिली को इस नई कम्युनिटी में सेट होने में हेल्प करता है। तो अगर आप आउटसाइड कनाडा से अप्लाई करते हो तो वहां पे एजेंसीज बनी हुई होती है, वहां पे एजेंसीज बनी हुई होती हैं आउटसाइड कनाडा में भी, इनसाइड कनाडा में भी एजेंसीज होती हैं। उन एजेंसीज के पास आपने जाना है, वो आपके लिए सेटलमेंट प्लान बनाएंगे। वो पेपर एक तो आपने अपने एम्प्लॉयर को भेज देना है, ठीक है, एक आपने अपने एम्प्लॉयर को भेज देना है, और दूसरा पेपर आपने अपने पास कॉपी रख लेनी है। जब आपने अप्लाई करना है पीआर के लिए तब आपने इसके मतलब इसको पेपर को लगाना है, और जब आपने कनाडा आना है तो आप अपने साथ एक पेपर लेके जरूर आइएगा, क्योंकि ये आपकी हेल्प के लिए है प्लान ये। तो अब बारी आती है लास्ट नॉट द लीस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ एंडोर्समेंट की। सर्टिफिकेट ऑफ एंडोर्समेंट क्या है? आपकी जॉब का सर्टिफिकेट ऑफ एंडोर्समेंट है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपका एम्प्लॉयर आपको देगा वो सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट के बिना आप अपना पीआर की एप्लीकेशन लगा नहीं सकते हो। तो इसीलिए जब आपका सब कुछ हो जाता है, आपका एम्प्लॉयर को बोल के अपना सर्टिफिकेट ऑफ एंडोर्समेंट जो है वो जरूर लेना है। उसके बाद ही आप अपनी जो पीआर है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब आपने नाउ इज द हैप्पी मोमेंट, टाइम आ चुका है, अब आपके पेपर सारे रेडी हो चुके हैं, गैदर हो गया सब कुछ। अब बारी है, आपके पास 2 ऑप्शंस है। एक ऑप्शन तो है कि आप डायरेक्टली अपना जो है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंडर अपनी पीआर के लिए अप्लाई कर दो, सारे पेपर आ चुके हैं, जस्ट अप्लाई करना है। और उसका प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया, प्रोसेसिंग टाइम जो है 12 मंथ्स का है। उसके बाद आपको कंप्लीट 12 मंथ्स वेट करना पड़ता है, फिर आपकी पीआर आएगी एंड ऑल दैट सब कुछ आएगा,
तब आप कनाडा आ सकते हो। एक तो ऑप्शन आपके पास ये होती है। अब दूसरी ऑप्शन आपके पास होती है कि आपने जो है वेट नहीं करनी है, आपने वर्क परमिट लेके उसी टाइम कनाडा आना है और आके काम वाम शुरू कर देना, उसके बाद पीआर अपने आप आती रहेगी। तो आपको क्या करना है कि आपने वो सारे पेपर लेके वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन डाल देनी है। वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन चलती रहेगी प्रोसेस में, उसके बाद विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप अपनी जो है पीआर भी डाल दो। 3 महीने से जो पीरियड है वो मतलब बढ़ा नहीं सकते। 3 महीने के अंदर अंदर अपनी जो है पीआर भी डाल दो, चाहे पीआर पहले डाल दो वर्क परमिट बाद में डाल दो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो आपको अगर तो डिसाइड किया है कि नहीं मैंने वेट नहीं करनी यहाँ पे, मैं वर्क परमिट लेके वहां जाता हूँ, अटलांटिक एरिया में जाता हूँ, काम वाम शुरू करते हैं और उसके बाद पीआर आती रहेगी, ये भी मेरे ख्याल से तो ये बेस्ट ऑप्शन रहती है। क्योंकि वहां पे बैठे बैठे इंतजार करने से अच्छा आप वर्क परमिट लो, यहाँ पे आके अपना थोड़ा सेटल हो जाओ, जब तक आपकी पीआर होती है थोड़ा काम वाम करके थोड़ा यहाँ का पता चल जाता है बंदे को। तो वो ऑप्शन भी है आपके पास, अब आपको चूज करना है कि आपने क्या करना है। ठीक है, तो बस मेरे ख्याल से तो एटलांटिक प्रोग्राम के अंदर यही कुछ था। तो आई थिंक मैंने रिक्वायरमेंट्स सब कुछ मैंने कवर कर दिया। अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बंदा कई बार भूल जाता है। तो ठीक है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर मैंने कुछ मिस किया हो। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच विद दैट ऑल। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।